गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ओबीजी के कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे कौन सा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। और स्टूडेंट अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी एक बार जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो पहला जो क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा तो ध्यान से पढ़िए। पहला जो क्वेश्चन है ओलिगोहाइड्रोएमिनोस क्या दिखाया गया है। ओलिगोहाइड्रोएमिनोस इज द रिलेटेड टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलिगोहाइड्रोएमिनोस इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पहला रीनल एजेंसी, दूसरा इसोफेजियल एट्रेसिया, एनेल्सिफेली या फिर डाउन सिंड्रोम। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि विच इज द करेक्ट आंसर। इसोफेजियल एट्रेसिया के बारे में एक बार पहले बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। व्हाट यू मीन बाय द इसोफेजियल एट्रेसिया। तो शुरू करते हैं इसोफेजियल एट्रेसिया के बारे में। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसोफेजियल एट्रेसिया है क्या। एट्रेसिया का मीनिंग क्या रहेगा? एब्सेंस ऑफ द एनी पार्ट। क्या रहेगा? एब्सेंस ऑफ द अपर एंड लोअर स्ट्रक्चर। एट्रेसिया का मीनिंग क्या रहेगा? एब्सेंस, जो भी पार्ट रहेगा वो पूरा डेवलप नहीं होगा। जस्ट लाइक एग्जांपल इसोफेजियल एट्रेसिया में क्या होता है, इसोफेजियल का पार्ट जो क्या होता है डेवलप हो ही नहीं पाता। नेक्स्ट वन इज द एनेनसिफेली। क्या है स्टूडेंट? एनेनसिफेली। अब एनेनसिफेली का मीनिंग क्या? ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ या फिर ब्रेन का पार्ट प्रेजेंट ही नहीं रहता, उसे क्या बोलते हैं? एनेनसिफेली। लास्ट वन इज द डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में मैंने बहुत सारे बार बता चुका हूं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या बोलते हैं उसे? अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। रीनल एजेंसी के बारे में बात करते हैं। क्या बोलते हैं? रीनल एजेनेसिस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो व्हाट यू मीन बाय द रीनल एजेंसी? इट इज द मेडिकल कंडीशन इन विच वन और बोथ, मैं लिख देता हूं क्या होता है उसमें, वन और बोथ, यानी कि एक या फिर क्या बोल सकते हैं, दोनों फीटल जो किडनी होती है, एक या फिर क्या बोल रहा हूं मैं, दोनों फीटल जो किडनी होती है वो क्या होता है, फेल टू डेवलप, यानी कि डेवलप नहीं हो पाती। क्या होता है? फेल टू डेवलप। तो पता चला व्हाट यू मीन बाय द रीनल एजेनेसी। वन और बोथ जो भी किडनी होती है फेल टू डेवलप, यानी कि डेवलप नहीं हो पाती। इट इज द प्राइमरी रीजन। उसकी वजह से क्या होता है? इट इज द प्राइमरी रीजन रिजल्टिंग इनटू द ओलिगोहाइड्रोएमिनोस। उसकी वजह से क्या होता है? ओलिगोहाइड्रोएमिनोस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो पता चला। तो विच इज द करेक्ट आंसर? रीनल एजेनेसिस इज द करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा क्या था? इसोफेजियल एट्रेसिया। एट्रेसिया का मीनिंग क्या? एब्सेंस रहेगा अपर एंड लोअर स्ट्रक्चर। एनेनसिफेली ब्रेन का स्ट्रक्चर। डाउन सिंड्रोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर? कॉल्पोस्कोप, वजाइनोस्कोप, आर्यस कैप्टुला या फिर फॉर्सेप। तो वन बाय वन हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आएगा उसका आंसर। तो पहले कॉल्पोस्कोप क्या है, वन बाय जो ऑप्शन है वही हम डिस्कशन करेंगे तो बेटर रहेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि एमसीक्यू में जो भी है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो एमसीक्यू के ऑप्शन दिए है उसको पढ़ लेंगे ना तो आगे का काम हमारा क्या हो जाएगा, इजी रहेगा। तो पहला क्या आएगा? कॉल्पोस्कोप। अब कॉल्पोस्कोप के बारे में क्या होता है? कॉल्पोस्कोप क्या है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए यूज होगा? स्कोप है यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए। तो एग्जामाइन द वजाइना एंड द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। क्या होता है? वजाइना एंड द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। तो कॉल्पोस्कोप का मीनिंग पता चल गया। नेक्स्ट वन इज द वजाइनोस्कोप। अब क्या आएगा स्टूडेंट?
वजाइनोस्कोप, नाम से ही पता चलता है वजाइनोस्कोप का मीनिंग क्या स्टूडेंट, एग्जामिनिंग क्या करेंगे, एग्जामाइन या फिर विजुलाइज द वजाइना, क्या करेंगे, विजुलाइज द वजाइना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और लास्ट वन कौन सा आएगा, आइरिस कैप्यूला, क्या आएगा, आइरिस स्कैपुला। अब आइरिस स्कैपुला के बारे में पता होना चाहिए, इट इज द डिवाइस, इट इज यूज्ड टू कलेक्ट द पैप स्मीयर, किसके लिए यूज होता है, कलेक्ट द पैप स्मीयर, क्या कलेक्ट करने के लिए, जो भी पैप स्मीयर है उसे कलेक्ट करने के लिए जो स्कैपुला यूज करते हैं स्टूडेंट, उसका नाम क्या रहेगा, आइरिस स्कैपुला। वो कैसी होती है, इट इज द वुडन स्पैचुला, ये भी याद रखना, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, कौन सी होती है, इट इज द वुडन स्कैपुला विथ ए सेप्ड ओपनिंग ऑन द वन साइड, क्या होता है, जो भी ओपनिंग रहती है उसके वन साइडेड रहती है, ओपनिंग सेप वन साइड, एंड अदर साइड जो भी होता है वो कौन सा रहता है, फ्लैट सरफेस, क्या रहता है, फ्लैट सरफेस। फिर से बता देता हूं, आइरिस स्कैपुला इट इज द डिवाइस दे यूज टू कलेक्ट द पैप स्मीयर, सेकंड वन इज द वुडन स्पैचुला होती है, और वो कहती है ऐसे विद द यू शेप होती है, मैं एक बात बताना भूल गया, कौन सा शेप होता है, यू शेप की होती है, कौन से शेप की, यू शेप की होती है, ओपनिंग ऑन द वन साइड होती है, ओपनिंग कौन पे होती है, ओनली वन साइड होती है, और अनदर कौन सा सरफेस रहेगा, फ्लैट सरफेस। लास्ट वन इज द फोर्सेप, फोर्सेप का मैं ऊपर ही लिख देता हूं, जगह नहीं इसलिए। फोर्सेप का मीनिंग आप सबको पता है, ग्रास्पिंग के लिए या फिर रिट्रैक्ट के लिए, एंड वन इज द स्टेबिलाइज द टिश्यू, स्टेबिलाइज द टिश्यू। तो पता चल गया, तो विच इज द करेक्ट आंसर, मैंने अभी बता दिया, पैप स्मीयर किस में आता है, सर्वाइकल कैंसर के लिए, तो विच इज द करेक्ट आंसर, आइरिस स्कैपुला, याद रखना, आइरिस स्कैपुला इट इज द यूज फॉर द टेकिंग द सर्वाइकल स्मीयर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू टेक द सर्वाइकल स्मीयर, कॉल्पोस्कोप किसके लिए आएगा, वजाइना एंड द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, वजाइनोस्कोप किसके लिए आएगा, विजुअलाइजेशन ऑफ द वजाइना, आइरिस स्कैपुला किसके लिए आएगा, कलेक्ट द पैप स्मीयर, वुडन का होता है, कौन सा शेप का होता है, यू शेप का होता है, ओपनिंग कहां पर होगी, वन साइड में, और दूसरे साइड पे क्या होगी, फ्लैट सरफेस, और फर्स्ट शेप का यूज क्या रहेगा, ग्रास्पिंग के लिए, रिट्रैक्ट के लिए, और लास्ट वन इज द स्टेबिलाइज द टिश्यू। चलिए भाई स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़िया सा आगे का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, बढ़िया सा, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एम्पुला, इस्थमस, फिम्ब्रिल एंड या फिर इंटरस्टिशियल, ये सारे क्या है, ये सारे पार्ट्स है किसके हो रहेंगे स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब के। तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी देख लेते हैं। पहले तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या वो समझ लेते हैं। व्हेन ए फर्टिलाइज एग, व्हेन ए फर्टिलाइज एग, जो भी फर्टिलाइज एग रहता है वो ग्रो आउटसाइड द यूट्रस, ग्रो आउटसाइड द यूट्रस, यानी कि जो नॉर्मली कहां पर होना चाहिए, एग का ग्रो कहां पर होना चाहिए, विद इन द यूट्रस, लेकिन विद इन यूट्रस में नहीं होता, एग का ग्रो कहां पर होता है, आउटसाइड द यूट्रस में होता है फर्टिलाइज एग का, तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब देख लेते हैं, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, याद रखना स्टूडेंट, कौन सा आएगा, फैलोपियन ट्यूब, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। The most common site of the ectopic pregnancy is the fallopian tube। अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, वो भी फर्टिलाइज एग ग्रो कहां पर होता है स्टूडेंट, आउटसाइड द यूट्रस, और उसमें से मोस्ट कॉमन साइट कौन सी रहेगी, तो सर फैलोपियन ट्यूब रहेगी। कौन से पार्ट में वो देख लेते, प्रेगनेंसी कैन ग्रे इनटू द फिम्ब्रियल एंड, पहले पार्ट देख लेता हूं मैं, फिम्ब्रियल एंड, फिम्ब्रियल एंड में कितने देखने को मिलेगी, 5%। पूरा मैं नॉलेज देता हूं आपको, तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एम्पुला में 80%, सॉरी मिस्टेक हो गया, एम्पुला लिखा हुआ है, आप समझ जाना एक बार। एम्पुला कितने परसेंटेज होगी, 80%। इस्थमस 12%,
स्टमच 12% एंड कॉर्नियल एंड इंटस्ट्रियल पार्ट, यानी कि कॉर्नियल एंड द इंटस्ट्रियल पार्ट कितना रहेगा 2%। तो फिम्ब्रियल एंड का कितना 5%, एम्प्यूला का कितना रहेगा सबसे ज्यादा 80%, स्टमस का कितना रहेगा 12%, इंटरस्टिशियल पार्ट का कितना रहेगा 2%, यानी कि विच इज द करेक्ट आंसर, एम्प्यूला इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब में भी अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कौन सा पार्ट आएगा, एम्प्यूला पार्ट। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा भी आने वाला है, क्योंकि अब कौन सा आएगा, मूवमेंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मूवमेंट ऑफ द बेबी, बेबी के बारे में बात कर रहा है कि मूवमेंट होती है किसकी, बेबी की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर। जो भी बेबी की मूवमेंट है वो किसको फेल्ड होती है, यानी कि फीलिंग होती है किसको, मदर को। उसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग, या फिर लास्ट वन इज द डेवलपमेंट। चलिए चारों टॉपिक में एक बार एक्सप्लेन कर ही देता हूं, तो आपको क्या इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए पहले क्या है, लाइटनिंग। तो चलिए पहले समझ लेते हैं लाइटनिंग का मीनिंग क्या। एट द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि कब देखने को मिलता है, एंड पार्ट लिख देता हूं। एट द एंड टाइम ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर फिटस सेटल, या फिर फिटस क्या बोलते हैं उससे, ड्रॉप्स बोलते थे। ड्रॉप्स यानी कि नीचे की तरफ, कहां पर, नीचे की तरफ ड्रॉप्स होता है लोअर पार्ट में। फिटस जो भी होता है वो कहां पर होगा, ड्रॉप्स इनटू द लोअर, यानी कि कहां पर, लोअर का कितना पार्ट्स, इनटू द पेल्विस पार्ट, या फिर पेल्विक के बारे में। दिस नॉन एज द लाइटनिंग। तो पता चला बच्चों, व्हाट यू मीन बाय द लाइटनिंग, सर whenever at the end of the third trimester fetus drop lower, यानी कि fetus कहां पर होगा, नीचे की तरफ जाएगा लोअर पार्ट में। कौन से पार्ट में, into the pelvic, उसे क्या बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइटनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द एंगेजमेंट। नेक्स्ट वन इज द कौन सा आएगा, एंगेजमेंट आएगा। एंगेजमेंट क्या है, हेड इज द एंगेज इनटू द पेल्विस। हेड क्या आ जाएगा, इज एंगेज into the pelvis। क्विकनिंग, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, क्विकनिंग। व्हाट यू मीन बाय द क्विकनिंग, क्विकनिंग का मीनिंग क्या, प्रेग्नेंट पर्सन स्टार्ट टू फील, जो भी प्रेग्नेंट वुमन होगी वो स्टार्ट टू फील देयर बेबीज मूवमेंट। किसकी मूवमेंट, जो भी बेबीज की मूवमेंट रहेगी वो किसको फील होगी, मदर को। उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्विकनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्विकनिंग बोलते हैं। लास्ट वन इज द बैलोटमेंट। व्हाट यू मीन बाय द बैलोटमेंट, बैलोटमेंट का मीनिंग क्या, फ्लूइड फिल्ड पार्ट। कौन सा पार्ट बोल रहा हूं मैं, फ्लूइड फिल्ड पार्ट। कौन सा पार्ट स्टूडेंट, फ्लूइड फिल्ड पार्ट ऑफ द बेबी टू डिटेक्ट ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, कोई फ्लोटिंग पार्ट है या नहीं वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैलोटमेंट, यानी कि फ्लूइड फिल्ड जो भी पार्ट रहेगा बॉडी का, उसे क्या करना है, डिटेक्ट ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बैलोटमेंट। लाइटनिंग का मीनिंग पता चला। एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर फिटस कहां पर हो जाएगा, डाउन टू, यानी कि नीचे की तरह, इनटू द पेल्विस के अंदर चला, यानी कि डाउन हो जाएगा, ड्रॉप्स हो जाएगा। एंगेजमेंट का मीनिंग क्या, हेड कहां पर हो जाएगा, एंगेज इनटू द पेल्विस। क्विकनिंग का मीनिंग क्या, मदर्स को क्या होगा, स्टार्ट टू फील देयर बेबीज मूवमेंट इन देयर यूट्रस। यूट्रस में अपने बेबी के मूवमेंट को फील कर पाएगी, उसे क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं स्टूडेंट। बैलोटमेंट का मीनिंग क्या, जो भी फ्लूइड फिल्ड जो पार्ट रहता है बॉडी का वो क्या होगा, डिटेक्ट करेगा। क्या डिटेक्ट करेगा, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है या नहीं होता, तो इसे क्या बोलते हैं, बैलोटमेंट। तो विच इज द करेक्ट आंसर, आपको पता चल गया है। मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ड बाय द मदर आर नोन एज द क्विकनिंग। क्या रहेगा स्टूडेंट, क्विकनिंग। आई होप मेरे लेक्चर को बहुत मजा आ रहा होगा, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए तो बहुत मजा आएगा, अगर नहीं समझोगे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी गया है एग्जाम में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थ्रोम्बोप्लास्टिक डिसीज क्या आएगा स्टूडेंट,
गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसीज। तो पहले तो मैं ये समझा ही देता हूँ ना, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट को वही पता नहीं होता कि गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसीज है क्या। तो पहले तो वही देख लेते हैं। इट इज द टर्म गिवन टू ग्रुप ऑफ द रेयर ट्यूमर्स। क्या होता है? इट इज द ग्रुप ऑफ द रेयर ट्यूमर्स, यानी कि ये तो पता चल गया या क्या है, ट्यूमर्स है that develop during the that develops during the early stage of the pregnancy। यानी कि ग्रुप ऑफ द रेयर ट्यूमर्स है वो कहां पर होगा? डेवलप होगा कहां पर? अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट एबनॉर्मल थ्रोम्बोब्लास्ट सेल हो गए। क्या हो गए? कौन से सेल? एबनॉर्मल थ्रोम्बोब्लास्ट सेल रहेंगे। कौन से सेल? एबनॉर्मल थ्रोम्बोब्लास्ट सेल रहेंगे। ग्रो इनसाइड द यूट्रस। कहां पर? यूट्रस के अंदर। ये जो एबनॉर्मल कैंसरियस सेल है उसे क्या बोलते हैं? मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोलर प्रेगनेंसी बोला जाता है। तो पता चला गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसीज है क्या? ग्रुप ऑफ द रेयर ट्यूमर दैट डेवलप ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। उसमें क्या रहता है? एबनॉर्मल क्या रहेगा? थ्रोम्बोब्लास्ट सेल ग्रो इनसाइड द यूट्रस। तो इसमें विच इज द करेक्ट आंसर रहेगा? मेलेनोमा ऐसी कोई चीज नहीं है, फाइब्रोइड यूट्रस भी नहीं आएगा, यूट्राइन डिस्टोसिया भी नहीं आएगा। तो विच इज द करेक्ट आंसर? वेसिकुलर मोल, यानी कि ट्यूमर देखने को मिल सकता है। तो गैस्ट्रेशनल थ्रोम्बोब्लास्टिक डिसीज इज द कौन सा है? वेसिकुलर मोल। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलर प्रेगनेंसी जो मैंने अभी बताया जस्ट अबाउट द एमसीक्यू। मोलर प्रेगनेंसी को हम ट्रीट कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक के साथ कुछ कर ही नहीं सकते। सर्जिकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन हो सकता है, हिस्टेरेक्टोमी हो सकती है, ऑक्सीटोसिन हो सकता है। तो चलिए विच इज द करेक्ट आंसर देख लेते हैं। मोलर प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। याद रखना DNC। कौन सा याद रखना स्टूडेंट? DNC, यानी कि डायलिटेशन एंड क्या आएगा? क्यूरेटेज। डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। दिस प्रोसीजर क्या करेगी? रिमूव द क्या करेगी? रिमूव द मोलर टिश्यू। क्या कर देगी? रिमूव द मोलर टिश्यू फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से किसको रिमूव कर देगी? ये मोलर टिश्यू को क्या कर देगी? ये रिमूव कर देगी। क्या कर देगी? रिमूव कर देगी। तो विच इज द करेक्ट आंसर? सर्जिकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन। क्या करेंगे? सर्जिकल सक्शन एंड इवैक्यूएशन। और कौन सी सर्जरी करेंगे? डायलेशन एंड द क्यूरेटेज। हिस्टेरेक्टोमी नहीं करेंगे। और द लास्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पता चल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने अब दिखाई देगा, आइडेंटिफाई द इमेज। इमेज बेस्ड क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे नॉर्थ सेट एमसीक्यू की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं डेली की एमसीक्यू की सीरीज बनाता रहता हूँ। आई थिंक मैंने 20 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ मैं अब तक। तो प्लीज अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज उसका आंसर दे दीजिए। और मैं कुछ ही समय के बाद मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ एमसीक्यू सीरीज के बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। तो उसका भी लेक्चर से हम ध्यान से देखने का, तो उसका आंसर आपको आ जाए। तो चलिए आइडेंटिफाई द इमेजेस। तो ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? पहला क्या है? डेवर रिट्रैक्टर, डॉयन रिट्रैक्टर, मोरिस फॉर्सेप्स, एलिस फॉर्सेप्स। ये दोनों तो नहीं है, आपको पता होना चाहिए। डॉयन रिट्रैक्टर का आकार जैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? डेवियर रिट्रैक्टर। ये क्या है स्टूडेंट? डेवियर रिट्रैक्टर। नाम लिख लेता हूँ यानी कि आपको पता चले दिस इज द डेवियर रिट्रैक्टर। कौन सा आएगा? डेवियर रिट्रैक्टर। किसके लिए यूज होता है पता है आपको? देख लेते हैं ना। डेवियर रिट्रैक्टर क्या है? इट इज द लार्ज रिट्रैक्टर कॉमनली यूज्ड टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल। क्या करेंगे? होल्ड बैक टू एब्डोमिनल वॉल। जो भी एब्डोमिनल वॉल रहेगी उसे क्या करेंगे? होल्ड बैक यानी कि पीछे की तरह रखने के लिए
उसे क्या यूज करेंगे, डेवर रिट्रैक्टर को यूज करेंगे। और थोरेसिक प्रोसीजर या फिर बोल सकते हैं कोई भी थोरेसिक प्रोसीजर है उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। इट में ऑल्सो यूज टू मूव और होल्ड ऑर्गन, या फिर क्या कर सकते हैं, मूव करवाने के लिए या फिर ऑर्गन को होल्ड करने के लिए। मूव या फिर होल्ड द ऑर्गन अवे फ्रॉम द, कहां से, अवे फ्रॉम द सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट से दूर रखने के लिए क्या करेंगे, ऑर्गन को होल्ड या फिर मूव रखने के लिए, सर्जिकल साइट से दूर रखने के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, डेवियर रिट्रैक्टर का भी यूज कर सकते। मेनली यूज क्या होता है स्टूडेंट, बैक टू द एब्डोमिनल वॉल। क्या करेंगे, जो भी एब्डोमिनल वॉल है उसे बैक की तरफ खींचने के लिए हम कौन सा रिट्रैक्टर यूज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कौन सा आएगा स्टूडेंट, डेवियर रिट्रैक्टर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू है, आपके स्क्रीन के सामने बहुत शानदार दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द इमेज। पता चल रहा है, ये तो बहुत इजी है, ये दिख रहा है आपको, देख लीजिए एक बार क्या है, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, नियोनेटल स्टेथोस्कोप, पीडियाट्रिक स्टेथोस्कोप, इन्फेंट स्टेथोस्कोप। सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है, ये कौन सा आएगा, इट इज द पिनार्ड स्टेथोस्कोप। कौन सा आएगा स्टूडेंट, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। मैं लिख देता हूं कौन सा आएगा, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। देखा या नहीं देखा, अगर आपने पोस्टिंग की होगी तो देखा होगा। कौन सा आएगा, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। अब पिनार्ड स्टेथोस्कोप का यूज क्या है, इट इज द पिनार्ड हॉर्न, इट इज द टाइप, क्या है, पिनार्ड हॉर्न टाइप है। इट इज द पिनार्ड, दिख रहा है ना, हॉर्न जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम हॉर्न रख दिया है। इट्स अ टाइप ऑफ द स्टेथोस्कोप यूज्ड टू लिसन टू, लिसन टू, क्या सुनने के लिए, आपको बताओ ना, लिसन टू हार्ट रेट ऑफ द फिटस। हार्ट रेट ऑफ द फिटस, जो फिटस के हार्ट रेट है उसको सुनने के लिए। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी हार्ट रेट को लिसन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम क्या रहेगा स्टूडेंट, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। कौन सा स्टूडेंट, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने का। चलिए फिर अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, ए 20-year ओल्ड क्लाइंट, 20 साल के जो क्लाइंट है, 7 वीक का उसका प्रेगनेंसी है। इट इज द डायग्नोसिस विद द हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का मीनिंग क्या रहेगा, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वॉमिटिंग। दिस एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विल ऑफन रिजल्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉयल परफोरेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मिसकैरेज या फिर PIH। सिंपल सा बात है, अगर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या हो रही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग हो रही है यानी कि बॉडी में से क्या जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है ना, सिंपल सी बात है। अगर फ्लूइड जा रहा है तो क्या होगा, वेट लॉस होगा कि नहीं स्टूडेंट, यस। फ्लूइड कम होगा तो वेट लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और किसका इम्बैलेंस होगा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी बताया वॉमिटिंग में क्या जाता है, फ्लूइड, तो फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी चलेगी कि नहीं चलेगी, यस चलेगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर एसिड बेस का भी इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि गैस्ट्रिक पीएच रहेगी तो उसकी वजह से एसिड बेस का इम्बैलेंस भी हो जाएगा। तो एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से 3 कंडीशन देखने को मिलेगी, वेट लॉस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एसिड एंड इम्बैलेंस। तो कौन सा विच इज द करेक्ट आंसर, बॉयल परफोरेशन की मैंने कुछ बात नहीं की, मिसकैरेज तो होता ही नहीं है, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो पता चल गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 20 ईयर का ही मैंने पेशेंट लिया है, उसमें भी 20 ईयर्स था, इसमें भी 20 ईयर। ओल्ड प्राइमरी रेवेडा यानी कि फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, वुमन एट द कितना है, 8 वीक द गेस्टेशनल है, उसको क्या बोला जा रहा है, विटामिन सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन सा सप्लीमेंटेशन, ऑन द विटामिन सप्लीमेंटेशन। विटामिन कौन सा आएगा, ए आएगा, मैं लिखना भूल गया, आप लिख लीजिएगा, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट अमाउंट ऑफ द विटामिन ए सप्लीमेंटेशन द पेशेंट शुड टेक डेली। 20 ईयर की फीमेल है, 8 वीक की उनकी प्रेगनेंसी है, उसको डेली रिक्वायरमेंट विटामिन ए की कितनी रहेगी। इट इज द करेक्ट आंसर क्या है, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, 50,000, 1 लाख, या फिर विटामिन ए सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज द नॉट रिकमेंडेड। विच इज द करेक्ट आंसर, ये तो आपको पता होना ही चाहिए ना।
तो विटामिन ए सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज द नॉट नीड। याद रखना, विटामिन ए कभी जरूरत नहीं पड़ती ड्यूरिंग टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी। विटामिन ए हैज बीन एसोसिएटेड विद द बर्थ डिफेक्ट। विटामिन ए किसके साथ अटैच है यानी इफेक्ट रहता है, किसके साथ? बर्थ डिफेक्ट के साथ। तो उसमें ये आंसर तो कभी नहीं आ सकता, इट इज द रॉन्ग आंसर। कौन सा आएगा? न्यूरल क्रेस्ट मालफॉर्मेशन या फिर क्रेनियल डिफेक्ट। तो विटामिन ए किसके साथ एसोसिएटेड है? बर्थ डिफेक्ट। प्रेगनेंसी से उसे कुछ लेना देना है नहीं है। द विटामिन ए सप्लीमेंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज द नॉट नीडेड, उसकी कुछ जरूरत नहीं होती। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ब्लड एंड द डेब्रिस डिस्चार्ज फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर द डिलीवरी। पहले तो क्वेश्चन को फोकस कीजिए स्टूडेंट। ब्लड एंड द डेब्रिस डिस्चार्ज हो रहा है यूट्रस से आफ्टर द डिलीवरी, उसे क्या बोलते हैं? सेप्टिक शॉक, लोकिया, हेमेचूरिया या फिर पायरिया। तो पहले तो आफ्टर द डिलीवरी कौन सा डिस्चार्ज होता है आपको सबको पता ही है, कौन सा आएगा? लोकिया। कौन सा आएगा? लोकिया आता है, लोकिया या फिर लोचिया जो भी बोल सकते हैं। It is the vaginal discharge after the giving the birth. After delivery जो vaginal discharge होता है उसे क्या बोलते हैं? लोकिया बोला जाता है। और आफ्टर गिविंग बर्थ उस पीरियड को क्या बोलते हैं? प्यूरपेरियम बोलते हैं। जो डिलीवरी के बाद का जो समय उस पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? प्यूरपेरियम बोला जाता है। और जो vaginal discharge हुआ इसमें क्या रहता है? ब्लड रहेगा, म्यूकस रहेगा स्टूडेंट, यूट्राइन टिश्यू रहेंगे। क्या रहेंगे? यूट्राइन टिश्यू रहेंगे। लोकिया डिस्चार्ज टिपिकली कंटिन्यूस 4 to 6 वीक। कब तक कंटिन्यू रहेगा? याद रखना स्टूडेंट, 4 to 6 वीक तक ये क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट वन इज द पायूरिया। पायूरिया का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। व्हाट यू मीन बाय द पायूरिया? द प्रेजेंस ऑफ द पस इनटू यूरिन। यूरिन के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? पस प्रेजेंट रहेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? पायूरिया। हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। हिमेचूरिया का मीनिंग क्या रहेगा? ब्लड इनटू द यूरिन। यूरिन के अंदर अगर ब्लड देखने को मिलता है इसे उसे क्या बोलते हैं? हिमेचूरिया बोलते हैं। तो लोकिया आफ्टर द डिलीवरी यानी कि कौन सा पीरियड बोलते हैं? प्यूरपेरियम। क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड, म्यूकस एंड यूट्राइन टिश्यू रहेंगे। 4 से लेकर 6 वीक तक देखने को मिल सकता है। हिमेचूरिया का मीनिंग क्या? ब्लड इनटू यूरिन। पायूरिया का मीनिंग क्या रहेगा? पस इनटू द यूरिन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? लोकिया इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा? लोकिया इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके जो स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, एस्पर्मिया। कौन सा आएगा स्टूडेंट? एस्पर्मिया। तो चलिए एस्पर्मिया का मीनिंग आप सबको पता होना चाहिए। इट्स द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो पहले मैं एक बार सारे बता देता हूं। पहला देख लेते हैं एस्पर्मिया होता क्या है। व्हाट यू मीन बाय द एस्पर्मिया? कंप्लीट लेक ऑफ द सीमेन। याद रखना, कंप्लीट लेक ऑफ द, क्या बोल रहा हूं मैं? सीमेन। नेक्स्ट एंजियोस्पर्मिया। कौन सा आएगा? एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया का मीनिंग क्या रहेगा? लेक ऑफ द स्पर्म सेल। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसमें क्या आएगा? लेक ऑफ द स्पर्म सेल रहेगा। नेक्स्ट इन सीमेन एसोसिएटेड विद द इनफर्टिलिटी, यानी कि उसमें इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टेट्राटाजोस्पर्मिया। मैं लिख लेता हूं, टेट्राटाजोस्पर्मिया। उसका मीनिंग क्या? एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी। Last one is the asthenospermia. Asthenospermia. What do you mean by the asthenospermia? Absence या फिर poor sperm motility. Absence या फिर क्या? Poor sperm motility. तो पता चला एस्पर्मिया का मीनिंग क्या? लेक ऑफ द सीमेन। एंजियोस्पर्मिया का मीनिंग क्या? लेक ऑफ द स्पर्म सेल। टेट्राटाजोस्पर्मिया का मीनिंग क्या? एब्सेंस ऑफ द स्पर्म मॉर्फोलॉजी।
एंड द एस्टेनोस्पर्मिया का मीनिंग क्या रहेगा, एब्सेंस या फिर पुअर स्पर्म मोटिलिटी। तो विच इज द करेक्ट आंसर, एस्पर्मिया का मीनिंग क्या, लेक ऑफ द सीमेन, सीमेन का क्या होगा, लेक रहेगा, यानी फिर एब्सेंस ऑफ द सीमेन इज द करेक्ट आंसर। एब्सेंस ऑफ द स्पर्म बोला जाए तो क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया बोला जाता है। प्रेजेंस ऑफ द एब्नॉर्मल स्पर्म के बारे में अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, टेट्राडाजोस्पर्मिया बोला जाता है। और द एब्सेंस ऑफ द स्पर्म मोटिलिटी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एस्टेनोस्पर्मिया बोला जाता है। तो चारे कंडीशन आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, वरना आपको आंसर नहीं आएगा। तो प्लीज स्पर्म के बारे में ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। अगर नहीं पसंद आ रहा है, आई थिंक पसंद आ ही रहा होगा, मैं नेगेटिव बोल गया, पसंद आ ही रहा होगा, सॉरी फॉर दिस। तो प्लीज मेरे लेक्चर को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और एक दूसरी बात भी बताना चाहता हूँ, DSSB का जो एग्जाम आया उसकी MCQ सीरीज अब स्टार्ट होने जा रही है। और जो मैं क्विक रिवीजन के टॉपिक है वो भी डेली का शॉर्ट बना रहा हूँ, नॉर्थ सेट MCQ सीरीज भी ला रहा हूँ, और थियरी स्पेशल क्लासेस भी चल रही है पीडियाट्रिक की, तो वो भी मैं डेली का रखता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को जाइए और सारे लेक्चर ध्यान से पढ़िए और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाइए। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर के और